निश्चित रूप से यह एक शानदार शीर्षक है जो एक जटिल समस्या और उसके सरल बौद्धिक समाधान की ओर इशारा करता है। एक शब्दों की एक विस्तृत कहानी के लिए हमें एक ऐसी उलझन बुननी होगी जो केवल तलवार या सत्ता से नहीं बल्कि गहरी समझ और मानवीय मनोविज्ञान से सुलझे। प्रस्तुत है अकबर की उलझन, बीरबल की सुलझन, एक विस्तृत दास्तां। अकबर की उलझन, बीरबल की सुलझन। अध्याय 1, समृद्धि में एक दरार। मुगल सल्तनत का वैभव आसमान छू रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के न्यायप्रिय शासन में आगरा न केवल हिंदुस्तान की राजधानी थी बल्कि दुनिया भर के व्यापारियों, कलाकारों और विद्वानों के लिए एक चुंबक बन गई थी। यमुना के घाटों पर चहल पहल रहती, बाजारों में ईरान के कालीन, चीन का रेशम और दक्कन के मसाले बिकते। शाही खजाना भरा हुआ था और प्रजा मोटे तौर पर सुखी थी। अकबर अपनी इस उपलब्धि पर गर्व करते थे। हर सुबह दीवान-ए-आम में बैठकर जब वह अपनी सल्तनत की सुचारू व्यवस्था को देखते तो उन्हें एक गहरा संतोष मिलता। लेकिन एक दिन इस संतोष की चिकनी सतह पर एक बारीक दरार पड़ी। दरार का पहला संकेत उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल लेकर आए। टोडरमल अपने काम में अत्यंत कुशल और ईमानदार थे। उनके बहीखातों में एक पाई का भी हेरफेर नहीं हो सकता था। उन्होंने शहंशाह के सामने एक अजीब समस्या रखी। जहां पनाह, उन्होंने अपने कागजात फैलाते हुए कहा, एक छोटी सी पर पजलिंग बात है। पिछले 3 महीनों से शाही अन्न भंडारों के हिसाब में एक मामूली गड़बड़ी आ रही है। हर महीने कुल अनाज का एक बहुत छोटा हिस्सा लगभग न के बराबर कम हो जाता है। यह चोरी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पहरेदार और ताले अभेद्य हैं। यह कीड़े लगने या नमी से होने वाला नुकसान भी नहीं है क्योंकि हमारे भंडार बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। कितना अनाज, टोडरमल? बहुत कम, जहांपना। इतना कम कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। पर मेरे हिसाब में हर दाने का मोल है। और जो चीज समझ न आए वह मुझे बेचैन करती है। अकबर ने इसे एक प्रशासनिक चूक मानकर जांच का आदेश दिया और बात आई गई हो गई। लेकिन एक हफ्ते बाद दरार एक खाई में बदल गई। फतेहपुर सीकरी के सबसे बड़े शाही अन्न भंडार के दारोगा ने एक आपातकालीन संदेश भेजा। संदेश पढ़कर अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। भंडार के एक पूरे कक्ष में जहां हजारों मन बेहतरीन गेहूं रखा था, अब सिर्फ भूरे रंग की धूल का ढेर था। जैसे किसी ने रातों रात पूरे अनाज को पीसकर राख में बदल दिया हो। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। अकबर खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से वह अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक विशाल कक्ष जो कल तक सुनहरे गेहूं से लबालब था, आज धूल और गर्द से भरा था। हवा में एक अजीब सड़ी हुई सी गंध थी। न कोई सुरंग, न टूटा हुआ ताला, न किसी घुसपैठ का निशान। यह एक असंभव घटना थी। दीवाने खास में तनाव का माहौल था। अमीर उमरा, सेनापति और नवरत्न सब चुप थे। अकबर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। यह सिर्फ अनाज का नुकसान नहीं था, यह उनके शासन, उनकी व्यवस्था और उनके इकबाल पर एक रहस्यमयी हमला था। यह कैसे हुआ? अकबर की आवाज में रोष और हताशा का मिश्रण था। क्या कोई जादू टोना है? कोई आसमानी आफत? मुल्ला दो प्याजा, जिन्हें हमेशा अपनी विद्वता दिखाने का मौका चाहिए होता था, आगे आए। जहांपनाह, यह मामला इंसानी समझ से बाहर है। जरूर यह किसी बुरी आत्मा या दैवीय प्रकोप का संकेत है। सल्तनत पर किसी की काली नजर लग गई है। हमें तुरंत मस्जिदों में दुआएं और मंदिरों में यज्ञ करवाने चाहिए। हमें पीरफकीरों से मदद मांगनी चाहिए। कई दरबारियों ने, जो तर्क से ज्यादा डर से संचालित होते थे,
मुल्ला की हाँ में हाँ मिलाई। अदृश्य दुश्मन और अल्लाह का कहर जैसी बातें फुसफुसाई जाने लगीं। अकबर की उलझन गहरी हो गई। एक शासक के तौर पर उन्हें व्यवस्था और तर्क पर विश्वास था, लेकिन एक इंसान के तौर पर इस अविश्वसनीय घटना ने उनके मन में भी एक अनजाना भय पैदा कर दिया था। उनकी नजरें उस एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं जो हमेशा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आता था, बीरबल। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे, आगे आए। उनके चेहरे पर न भय था, न जल्दबाजी, बस एक गहरी विश्लेषणात्मक शांति थी। बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं है? अकबर ने पूछा। क्या तुम भी इसे जिन्न या भूत का काम मानते हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, मैं उन ताकतों के बारे में नहीं जानता जिन्हें देखा नहीं जा सकता, पर मैं इतना जानता हूं कि इस दुनिया में हर घटना का कोई न कोई कारण जरूर होता है, भले ही वह हमारी आंखों से ओझल हो। अनाज खुद ब खुद धूल नहीं बन सकता। यह कोई प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है या किसी इंसान की बहुत ही शातिराना हरकत। लेकिन कैसे, बीरबल? कैसे? एक अमीर ने लगभग चीखते हुए कहा। क्या कोई इंसान हजारों मन अनाज को एक रात में धूल बना सकता है, बिना किसी को कानों कान खबर हुए? यही तो पहेली है, जहां पनाह, बीरबल ने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा। और हर पहेली का एक हल होता है। यह सल्तनत की सबसे बड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है इसकी सुलझन भी यहीं, हमारी दुनिया में ही मौजूद है। मुझे बस थोड़ी मोहलत और जांच करने की पूरी इजाजत चाहिए। अकबर को जैसे एक सहारा मिल गया। इजाजत है, बीरबल। इस रहस्य की तह तक जाओ। पता लगाओ कि यह कोई दैवीय प्रकोप है या इंसानी फितरत। सल्तनत की शांति और मेरा विश्वास दोनों दांव पर लगे हैं। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उनके सामने एक ऐसी उलझन थी जिसकी परतें किसी प्यास की तरह थीं, हर परत के नीचे एक और रहस्य, एक और सवाल छिपा था। और बीरबल को अपनी बुद्धि की छुरी से इन परतों को एक एक कर काटना था। अध्याय 2, धूल का राज और बाजार की नब्ज। बीरबल ने अपनी जांच की शुरुआत उसी धूल भरे अन्न भंडार से की, जहां बाकी लोग डर और हैरत से उसे देख रहे थे, वहीं बीरबल एक वैज्ञानिक की तरह उसका विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने एक मुट्ठी धूल उठाई और उसे अपनी उंगलियों के बीच मसला। यह साधारण धूल से अलग थी, बहुत ज्यादा महीन, हल्की, और उसमें एक अजीब सी जैविक गंध थी। उन्होंने भंडार के दारोगा से घंटों पूछताछ की। इस कक्ष में अनाज कब रखा गया था? कहां से आया था? क्या पिछले कुछ हफ्तों में कोई नई या अपरिचित खेप आई थी? दारोगा ने बताया कि यह अनाज कन्नौज के सबसे उपजाऊ इलाकों से आया था और बेहतरीन गुणवत्ता का था। कोई भी नई खेप हाल फिलहाल में नहीं मिलाई गई थी। बीरबल ने उस धूल का एक नमूना एक छोटी सी थैली में भरा और उसे लेकर सीधे शाही हकीम अब्दुल शिराजी के पास पहुंचे। हकीम शिराजी केवल वैद्य ही नहीं, बल्कि एक कुशल रसायन शास्त्री और वनस्पति शास्त्री भी थे। हकीम साहब, बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस धूल की जांच करें, पता लगाएं कि यह क्या है। हकीम शिराजी ने खुर्दबीन, एक आदिम प्रकार का आवर्धक लेंस, के नीचे धूल के कणों को देखा। उन्होंने उसे थोड़ा सा चखा, सूंघा और फिर कुछ रसायनों के साथ उसकी प्रतिक्रिया जांची। घंटों की मशक्कत के बाद उनके चेहरे पर समझ और आश्चर्य का मिलाजुला भाव आया। अद्भुत, वह बोले। बीरबल जी, यह धूल नहीं है। यह एक कीड़े का मल है। कीड़ा? बीरबल चौंके। जी, एक बहुत ही छोटा, लगभग अदृश्य कीड़ा, जिसे हम आम भाषा में घुन कहते हैं। लेकिन यह कोई साधारण घुन नहीं है।
यह एक दुर्लभ प्रजाति है जिसे सुनहरा घुन कहते हैं। यह अविश्वसनीय तेजी से प्रजनन करता है और अनाज के दानों को अंदर से खाकर उसे खोखला कर देता है। पीछे बस अपना महीन मल छोड़ जाता है जो धूल जैसा दिखता है। इसके अंडे इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। बीरबल के दिमाग में बिजली कौंधी। तो यह कोई जादू टोना नहीं बल्कि एक जैविक हमला था। लेकिन सवाल अब भी वही था, इतने सारे घुन एक बंद भंडार में अचानक कैसे पैदा हो गए? क्या यह स्वाभाविक रूप से हो सकता है? बीरबल ने पूछा। इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी तेजी से? नहीं, हकीम ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इस घुन के लाखों अंडों को अनाज में मिलाया है। यह एक जैविक हथियार की तरह है। अब बीरबल के सामने एक नई दिशा थी। यह दैवीय प्रकोप नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था। लेकिन इसका मकसद क्या था? सिर्फ शाही खजाने को नुकसान पहुंचाना या कुछ और? इस सवाल का जवाब महल की दीवारों के अंदर नहीं मिल सकता था। बीरबल जानते थे कि सल्तनत की असली नब्ज उसके बाजारों में धड़कती है। उन्होंने एक साधारण किसान का भेष बदला, फटे पुराने कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और आगरा के सबसे बड़े अनाज बाजार की ओर निकल पड़े। वहां का दृश्य देखकर वह हैरान रह गए। बाजार में अनाज की कोई कमी नहीं थी। दुकानें भरी पड़ी थीं। लेकिन किसानों के चेहरे उतरे हुए थे और वे अपनी फसल बहुत ही कम दामों पर बेचने को मजबूर थे। वहीं कुछ गिने चुने बड़े व्यापारियों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बीरबल एक पेड़ के नीचे बैठ गए और दूसरे किसानों से बातें करने लगे। एक बूढ़े किसान रहमत चाचा ने अपना दुखड़ा सुनाया। क्या बताएं बीरबल भाई, उसने उन्हें उनके भेष के नाम से पुकारा। इस साल फसल तो अच्छी हुई पर कोई खरीदने वाला नहीं। कहते हैं शाही भंडारों में अनाज सड़ रहा है, सल्तनत में अकाल पड़ने वाला है। लोग डर के मारे अनाज खरीद ही नहीं रहे। और यह जो नया सौदागर आया है, करीम शाह, वह हमारा सारा अनाज कौड़ियों के दाम खरीद रहा है। न बेचे तो क्या करें? घर में बच्चे भूखे मरेंगे। करीम शाह, यह नाम बीरबल ने पहली बार सुना था। उन्होंने पता लगाया। करीम शाह कोई 6 महीने पहले ही आगरा आया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, पर उसके पास बेतहाशा दौलत थी। उसने आते ही अनाज का कारोबार शुरू किया और अपनी दौलत और धमकियों के बल पर छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया था। अब बाजार में उसी का एकाधिकार था। बीरबल समझ गए, यह एक बहुत बड़ा खेल था। अफवाह फैलाना, शाही भंडारों में अनाज के धूल बनने की खबर, जिसे जानबूझकर लीक किया गया, से बाजार में दहशत पैदा की गई। कीमतें गिराना, दहशत के कारण आम लोगों ने अनाज खरीदना बंद कर दिया, जिससे कीमतें गिर गईं। एकाधिकार स्थापित करना, करीम शाह ने इस मौके का फायदा उठाकर किसानों से सस्ते में सारा अनाज खरीद लिया और उसे अपने निजी भंडारों में जमा कर लिया। उसका अंतिम लक्ष्य क्या था? बीरबल का दिमाग तेजी से चल रहा था। जब बाजार में अनाज खत्म हो जाएगा और शाही भंडार भी खाली हो जाएंगे, तब करीम शाह अपने भंडारों का मुंह खोलेगा और उसी अनाज को सोने के भाव बेचेगा। वह एक कृत्रिम अकाल पैदा करके सल्तनत को घुटनों पर लाना चाहता था। शाही भंडार में अनाज का धूल बनना सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह इस बड़ी साजिश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। वह एक संदेश था, एक हथियार था और एक धोखा था। अकबर की उलझन अब बीरबल की भी उलझन थी। वह जानते थे कि करीम शाह ही इस सब के पीछे है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। करीम शाह एक चालाक लोमड़ी था, उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था।
उसे सीधे पकड़ना मतलब पूरे बाजार को अस्थिर करना और शायद दंगे भड़काना। बीरबल को एक ऐसी सुलझन चाहिए थी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्हें करीम शाह को उसी के बिछाए जाल में फंसाना था। अध्याय 3 जाल बिछाने की तैयारी। बीरबल वापस महल लौटे और सीधे राजा टोडरमल के पास गए। उन्होंने उन्हें अपनी पूरी खोज और सिद्धांत के बारे में बताया। टोडरमल, जो खुद एक व्यावहारिक व्यक्ति थे, तुरंत बात की गंभीरता को समझ गए। यह तो सल्तनत की आर्थिक कमर तोड़ने की साजिश है, बीरबल, टोडरमल ने चिंता से कहा। शहंशाह को फौरन बताना होगा। नहीं, अभी नहीं, बीरबल ने कहा। जहांपनाह, गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे करीम शाह सतर्क हो जाए। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। बीरबल ने अपनी योजना टोडरमल के सामने रखी। यह एक जोखिम भरा लेकिन चतुराई भरा था। टोडरमल बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए और पूरी मदद का वादा किया। अगले कुछ दिन बीरबल ने करीम शाह पर कड़ी नजर रखी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को व्यापारी और मजदूर बनाकर करीम शाह के ठिकानों पर काम करने के लिए भेज दिया। जासूसों का काम सबूत इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि करीम शाह के भंडारों की सटीक जगह, उनकी क्षमता और उसके काम करने के तरीके की जानकारी लाना था। जासूसों से पता चला कि करीम शाह ने आगरा के बाहर यमुना के किनारे कई विशाल भूमिगत भंडार, तहखाने बना रखे थे, जहां उसने लाखों मन अनाज छिपा रखा था। ये तहखाने इतने गुप्त थे कि किसी को उन पर शक भी नहीं होता था। अब बीरबल के पास सारी जानकारी थी। उन्हें बस सही समय का इंतजार था। उन्होंने शहंशाह अकबर से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें पूरी साजिश के बारे में बताया, सुनहरे घुन से लेकर करीम शाह की कृत्रिम अकाल पैदा करने की योजना तक। अकबर यह सुनकर आगबबूला हो गए। उस गद्दार की यह मजाक! हम अभी उसे पकड़कर हाथी के पैरों तले कुचलवा देंगे, अकबर गरज उठे। सब्र जहांपनाह, बीरबल ने उन्हें शांत किया। अगर हमने उसे अभी पकड़ा तो हमें वह छिपा हुआ अनाज कभी नहीं मिलेगा, और अगर अनाज नहीं मिला तो आने वाले महीनों में सचमुच का अकाल पड़ सकता है। हमें उसके लालच को ही अपना हथियार बनाना होगा। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। मतलब यह जहांपनाह कि हम उसे एक ऐसा प्रस्ताव देंगे जिसे वह ठुकरा नहीं पाएगा। बीरबल ने अपनी योजना का खुलासा किया। यह सुनकर अकबर की आंखों में गुस्से की जगह प्रशंसा की चमक आ गई। वह बीरबल की दूरदर्शिता पर हैरान थे। ठीक है बीरबल, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। इस नाटक के निर्देशक तुम होगे। अब मंच तैयार था। बीरबल ने अपनी बिसात बिछा दी थी। बस मुहरे चलने की बारी थी और सबसे बड़ा मुहरा खुद करीम शाह बनने वाला था। अध्याय 4 लालच का अंतिम दांव। अगले दिन शहंशाह अकबर के दरबार से एक शाही फरमान जारी हुआ जिसने पूरे आगरा में हलचल मचा दी। फरमान में घोषणा की गई थी, शहंशाह हिंद ने दक्कन में एक बड़े सैन्य अभियान का फैसला किया है। इस अभियान के लिए सल्तनत को तत्काल प्रभाव से 5 लाख मन गेहूं की आवश्यकता है। चूंकि शाही भंडारों को एक रहस्यमयी बीमारी ने नुकसान पहुंचाया है, सल्तनत यह अनाज बाजार से खरीदेगी। जो भी व्यापारी इस जरूरत को पूरा करेगा, उसे न केवल बाजार भाव से दोगुनी कीमत दी जाएगी, बल्कि सौदागर सल्तनत के प्रतिष्ठित खिताब से भी नवाजा जाएगा। यह खबर करीम शाह के लिए किसी सपने के सच होने जैसी थी। यही तो वह चाहता था। सल्तनत घुटनों पर थी और उससे मदद मांग रही थी। दोगुनी कीमत और सौदागर सल्तनत का खिताब, यह उसे आगरा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना देगा। उसके मन में एक पल के लिए भी शक पैदा नहीं हुआ।
उसे लगा कि उसकी योजना पूरी तरह कामयाब हो गई है। उसने तुरंत शहंशाह को संदेश भिजवाया कि वह अकेला ही सल्तनत की इस जरूरत को पूरा कर सकता है। बीरबल यही चाहते थे। एक तारीख तय की गई। करीम शाह को अपना सारा अनाज लेकर शहर के बाहर एक बड़े मैदान में पहुंचना था, जहां शाही अधिकारी अनाज की गुणवत्ता की जांच करते और उसे खरीद लेते। करीम शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने हजारों बैलगाड़ियों पर अपने गुप्त भंडारों से अनाज लदवाना शुरू किया। उसके लोग दिन रात काम कर रहे थे। वह अपनी जीत के इतने करीब था कि वह अंधा हो चुका था। नियत दिन पर मैदान का दृश्य देखने लायक था। जहां तक नजर जाती, अनाज से लदी बैलगाड़ियां खड़ी थीं। करीम शाह एक शानदार घोड़े पर बैठकर ऐसे चल रहा था जैसे वही शहंशाह हो। शाही खेमे में राजा टोडरमल और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बीरबल एक साधारण सलाहकार के भेष में उनके साथ थे। सौदागर करीम शाह, सल्तनत आपकी आभारी है कि आपने इस मुश्किल घड़ी में मदद का हाथ बढ़ाया, राजा टोडरमल ने औपचारिक रूप से कहा। यह तो मेरा फर्ज था, करीम शाह ने घमंड से कहा। अब आप अनाज की जांच कर सकते हैं। एक एक दाना सोने जैसा है। जरूर, टोडरमल ने कहा और अपने एक सहायक को इशारा किया। सहायक एक अजीब सा यंत्र लेकर आगे बढ़ा। वह एक बड़ी सी चलनी सिर्फ थी जिसके नीचे एक सफेद कपड़ा लगा हुआ था। उसने एक बोरी से गेहूं का नमूना लिया और उसे उस चलनी पर डालकर हिलाने लगा। गेहूं चलनी से निकल गया, लेकिन सफेद कपड़े पर हजारों बहुत ही छोटे, लगभग अदृश्य सुनहरे कण रह गए। यह क्या है? करीम शाह ने पूछा। तभी बीरबल आगे आए। यह सौदागर साहब, उन्होंने अपनी असली आवाज में कहा, आपके मुनाफे का राज है। यह सुनहरे घुन के अंडे हैं। करीम शाह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बीरबल को उस भेष में पहचान लिया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। तुमने बड़ी चालाकी से इन अंडों को पहले शाही भंडारों में पहुंचाया ताकि दहशत फैले। फिर तुमने किसानों से सस्ते में अनाज खरीदा। और अब तुम यही कीड़े लगा अनाज सल्तनत की सेना को बेचने आए थे, ताकि हमारी सेना को रसद न मिले और वह दक्कन में हार जाए। यह सिर्फ मुनाफाखोरी नहीं, यह गद्दारी है। करीम शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी चारों ओर से शाही सैनिक निकल आए और उन्होंने पूरे मैदान को घेर लिया। बीरबल के जासूस, जो करीम शाह के ही लोगों के भेष में थे, आगे आए और उन्होंने उसके सारे गुप्त ठिकानों और गैरकानूनी कामों का कच्चा चिट्ठा पेश कर दिया। करीम शाह के पास भागने या इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। उसे और उसके मुख्य साथियों को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। अध्याय 5, सुलझन जो जड़ तक पहुंची। अकबर की उलझन अब पूरी तरह सुलझ चुकी थी। यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि इंसानी लालच का एक घिनौना खेल था। करीम शाह के भंडारों से बरामद हुआ सारा अनाज सल्तनत ने जब्त कर लिया। बीरबल ने एक और शानदार सुझाव दिया। जहां पनाह, उन्होंने कहा, इस अनाज का असली हक उन किसानों का है जिन्हें धोखा दिया गया, और प्रजा का, जिसे डराया गया। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी। न्याय, करीम शाह और उसके साथियों को राजद्रोह के अपराध में कड़ी सजा दी गई। उनकी सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। मरहम, जब्त की गई संपत्ति से उन सभी किसानों को मुआवजा दिया गया जिन्हें अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचनी पड़ी थी। स्थिरता, जब्त किए गए अनाज को शाही भंडारों में रखा गया और पूरे आगरा में उचित मूल्य की दुकानें खोली गईं ताकि आम लोगों को सस्ता और अच्छा अनाज मिल सके। इससे बाजार तुरंत स्थिर हो गया। भविष्य की सुरक्षा, बीरबल की सलाह पर शाही अनाज निरीक्षण विभाग की स्थापना की गई।
अब हर भंडार में रखे जाने वाले अनाज की घुन और अन्य बीमारियों के लिए नियमित जांच होने लगी। अकबर की सल्तनत एक बड़े आर्थिक संकट और अकाल से बच गई थी। दरबार में बीरबल की जय जयकार हो रही थी। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधी सिर झुकाए खड़े थे। उस शाम जब अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे तो यमुना की ठंडी हवा चल रही थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक साजिश का पर्दाफाश नहीं किया, तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम अपनी सेना, अपने किलों पर ध्यान देते रहे, लेकिन हम यह भूल गए कि सल्तनत की असली ताकत उसके बाजारों की ईमानदारी और किसानों की खुशहाली में है। एक शासक की उलझनें अक्सर सीधी नहीं होती, जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा। वे धागे की तरह उलझी होती हैं। कभी कभी धागे का सिरा किसी दुश्मन के खेमे में नहीं, बल्कि अपने ही बाजार में, किसी व्यापारी के बही खाते में या किसी किसान के आंसू में छिपा होता है। सुलझन के लिए तलवार नहीं, सुई की जरूरत पड़ती है, जो धीरे से उस उलझे हुए धागे को निकाल सके। अकबर मुस्कुराए। उन्हें अपनी सल्तनत के सबसे कीमती रत्न की चमक एक बार फिर दिखाई दे रही थी। वह रत्न कोई हीरा या पन्ना नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धि थी, जिसने एक असंभव लगने वाली उलझन को एक ऐसी सुलझन में बदल दिया था, जिसने सल्तनत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। और इस तरह अकबर की उलझन, बीरबल की सुलझन की यह दास्तां इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, एक सबक के तौर पर कि सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदान जंग में नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग और दिल में लड़ी और जीती जाती हैं। वाह! यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और रोचक अनुरोध है। एक सामान्य अकबर बीरबल की कहानी को शब्दों में ढालने का अर्थ है कि हमें एक साधारण पहेली से आगे बढ़कर एक गहरे, बहुस्तरीय कथानक का निर्माण करना होगा, जिसमें साजिश, रहस्य, चरित्रों का विकास और मुगल दरबार का विस्तृत चित्रण शामिल हो। तो प्रस्तुत है अकबर की पहेली, बीरबल का हल, एक विस्तृत दास्तां। अकबर की पहेली, बीरबल का हल। अध्याय 1, खामोशी में एक दस्तक। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें लाल पत्थर की दीवारों को सुनहला कर रही थीं और हवा में फूलों की महक और इत्र की खुशबू घुली हुई थी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगने ही वाला था। दीवान-ए-आम में अमीर, उमरा, मनसबदार और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर खड़े शहंशाह के आने का इंतजार कर रहे थे। माहौल में एक अनुशासित शांति थी, जो मुगल साम्राज्य की स्थिरता और शक्ति का प्रतीक थी। शहंशाह अकबर अपने राजसी अंदाज में तख्त-ए-ताउस पर विराजमान हुए। उनकी आंखों में एक शासक का तेज और एक जिज्ञासु बच्चे की चमक एक साथ मौजूद थी। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। लगान, सेना और दूरदराज के सूबों की खबरें पेश की गईं। सब कुछ सामान्य था, शायद कुछ ज्यादा ही सामान्य। अकबर को यह अत्यधिक शांति बेचैन कर रही थी। उन्हें चुनौतियां पसंद थीं, ऐसी चुनौतियां जो उनके दिमाग को झकझोर दें, जो उनके दरबारियों की काबिलियत को परखें। उनकी नजर अपने नवरत्नों पर पड़ी। तानसेन अपनी वीणा के साथ मौन बैठे थे, तोडरमल हिसाब किताब के कागजों में उलझे थे और अब्दुल रहीम खाना अपनी कलम को देख रहे थे। पर अकबर की आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं, बीरबल को। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए अपनी जगह पर खड़े थे, उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जैसे वो जानते थे कि शहंशाह के मन में क्या चल रहा है। बीरबल, अकबर की गहरी आवाज गूंजी। आज यह दरबार कुछ ज्यादा ही शांत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हर समस्या का हल हो चुका है और सल्तनत में कोई चुनौती बची ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यह तो आपके कुशल शासन का ही प्रताप है कि प्रजा सुखी है और सल्तनत में शांति है।
यह तो उत्सव का विषय है, चिंता का नहीं। उत्सव अपनी जगह है बीरबल, अकबर ने कहा, पर एक शांत दिमाग शैतान का घर होता है। हम चाहते हैं कि हमारे दरबारियों की बुद्धि की धार हमेशा तेज रहे। तभी एक घटना घटी जिसने दरबार की इस शांति को भंग कर दिया। दीवान-ए-आम के विशाल दरवाजे से एक हरकारा हांफता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने झुककर शहंशाह को सलाम किया और कांपते हाथों से एक छोटा मखमल में लिपटा संदूक पेश किया। क्या है यह? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, यह काबुल के सूबेदार का आपातकालीन संदेश है, हरकारा बोला। इसे तुरंत आप तक पहुंचाने का हुक्म था। अकबर ने संदूक खोला। उसके अंदर एक पत्र था। जैसे जैसे अकबर पत्र पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलते गए। उनकी त्योरियां चढ़ गईं और आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। पूरा दरबार खामोश था। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि ऐसा क्या हुआ है जिसने शहंशाह को इतना विचलित कर दिया। पत्र पढ़ने के बाद अकबर ने उसे बीरबल की ओर बढ़ा दिया। बीरबल ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, शहंशाह सलामत रहें। काबुल की सीमा पर एक अजीब घटना घटी है। पिछले 3 हफ्तों से हर पूर्णिमा की रात सीमा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। हमारे सैनिक जब वहां जांच करने गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन उस रोशनी के दिखने के बाद हमारे घोड़ों के अस्तबल से एक एक करके बेहतरीन नस्ल के घोड़े गायब हो रहे हैं। न कोई ताला टूटा, न कोई पहरेदार जागा। स्थानीय लोग इसे पहाड़ी जिन्न का काम बता रहे हैं और उनमें दहशत का माहौल है। इस रहस्य ने हमारी सेना का मनोबल तोड़ दिया है। कृपया मार्गदर्शन करें। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। पहाड़ी जिन्न, यह शब्द ही अपने आप में खौफ पैदा करने वाला था। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। आप सबकी इस बारे में क्या राय है? मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से हमेशा ईर्ष्या करते थे, तुरंत आगे आए। जहांपनाह, यह मामला इंसानी समझ से परे है। यह यकीनन जिन्नों और बुरी आत्माओं का काम है। हमें काबुल में एक बड़ा यज्ञ और दुआओं का आयोजन करवाना चाहिए ताकि इन बुरी ताकतों को शांत किया जा सके। कई दरबारियों ने मुल्ला की हाँ में हाँ मिलाई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश थे। और तुम्हारी क्या राय है, बीरबल? क्या तुम भी मानते हो कि यह जिन्नों का काम है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं न तो जिन्नों के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं और न ही इनका। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि हर पहेली के पीछे एक इंसानी दिमाग और एक तर्क होता है। घोड़े खुद ब खुद गायब नहीं हो सकते। रोशनी का दिखना और घोड़ों का गायब होना, इन दोनों के बीच कोई न कोई संबंध जरूर है। अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। यही वह जवाब था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। तो तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? कोशिश कर सकता हूं, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन इसके लिए मुझे काबुल जाना होगा। अकबर ने फैसला सुनाया। ठीक है, बीरबल। तुम काबुल जाओगे। तुम्हारे साथ 50 सैनिकों की एक टुकड़ी होगी। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। इस पहाड़ी जिन्न की पहेली को सुलझाओ और हमें बताओ कि घोड़े कहाँ जा रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक चुनौती है और पूरी सल्तनत के लिए एक जरूरत। दरबार बर्खास्त हुआ। बीरबल के सामने एक ऐसी पहेली थी जो सिर्फ बुद्धि से नहीं, बल्कि साहस और धैर्य से सुलझाई जानी थी। यह सिर्फ घोड़ों की चोरी का मामला नहीं था, यह अंधविश्वास पर तर्क की और डर पर बुद्धि की जीत का सवाल था। और इस तरह अकबर की एक नई पहेली को हल करने के लिए बीरबल अपने सबसे चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल पड़े।
अध्याय 2 काबुल की बर्फीली हवाएं और गहराता रहस्य। आगरा से काबुल का सफर लंबा और थका देने वाला था। बीरबल और उनके सैनिक कई हफ्तों तक पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों को पार करते हुए आखिरकार काबुल की सरहद पर पहुंचे। यहाँ का मौसम आगरा से बिल्कुल अलग था। बर्फीली हवाएं हड्डियों तक को कंपा रही थीं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। काबुल के सूबेदार खान जमान ने बीरबल का स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल जी, आपका स्वागत है, खान जमान ने कहा। शहंशाह ने आपको भेजकर हम पर बड़ा एहसान किया है। यहाँ हालात बहुत खराब हैं। डर ने लोगों के दिलों में घर कर लिया है। बीरबल ने माहौल का जायजा लिया। सूबेदार के किले में भी एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ था। सैनिक आपस में फुसफुसाते थे और पहाड़ी जिन्न का नाम लेने से भी डरते थे। खान जमान, मुझे पूरी घटना विस्तार से बताइए, बीरबल ने गंभीरता से कहा। कब और कैसे यह सब शुरू हुआ? खान जमान ने उन्हें उस पहाड़ी की ओर इशारा किया जो किले से साफ दिखाई दे रही थी। वह देखिए, वह है मातमी पहाड़ी। 3 महीने पहले पहली बार पूर्णिमा की रात को उस पर एक तेज नीली रोशनी दिखाई दी थी। पहले तो हमने सोचा कि यह कोई तारा या उल्कापिंड होगा, लेकिन अगली पूर्णिमा को फिर वही रोशनी दिखी। और उसी रात हमारे शाही अस्तबल से सबसे बेहतरीन घोड़ा तूफान गायब हो गया। गायब हो गया मतलब? बीरबल ने पूछा। मतलब कि वह बस वहां नहीं था। अस्तबल के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, पहरेदार अपनी जगह पर थे, लेकिन घोड़ा अंदर नहीं था। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। उसके बाद से हर पूर्णिमा को रोशनी दिखती है और एक घोड़ा गायब हो जाता है। अब तक हम अपने 6 बेहतरीन घोड़े खो चुके हैं। बीरबल ने कुछ देर सोचा। क्या आपने उस पहाड़ी पर जाकर जांच की? कई बार, सूबेदार ने जवाब दिया, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। बस कुछ पुरानी खंडहर हो चुकी गुफाएं हैं। हमने हर गुफा की तलाशी ली, पर वहां कुछ नहीं मिला। अगले कुछ दिन बीरबल ने जांच पड़ताल में बिताए। उन्होंने अस्तबल का मुआयना किया। ताले वाकई मजबूत थे और पहरेदार भी भरोसेमंद। उन्होंने उन सैनिकों से बात की जो पहरे पर थे। सबने एक ही बात कही, उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी, किसी को आते जाते नहीं देखा। फिर बीरबल ने स्थानीय लोगों से बात करने का फैसला किया। उन्होंने अपना भेष बदला और एक साधारण व्यापारी बनकर गांव के बाजार में पहुंच गए। वहां लोग पहाड़ी जिन्न की कहानियां सुना रहे थे। कोई कहता कि उसने जिन्न को एक विशालकाय साये के रूप में देखा है, तो कोई कहता कि उसने जिन्न की डरावनी हंसी सुनी है। एक बूढ़े पश्तून ने बीरबल को बताया, यह पहाड़ी हमेशा से मनहूस रही है। हमारे पुरखे कहते थे कि सदियों पहले एक क्रूर सरदार इस पहाड़ी की गुफाओं में रहता था और लोगों को लूटता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। कहते हैं मरने के बाद उसकी आत्मा जिन्न बनकर यहीं बस गई और अब वह अपने लिए सबसे अच्छे घोड़े चुनता है। बीरबल इन कहानियों को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनका दिमाग इन कहानियों के पीछे छिपे सच को तलाश रहा था। उन्होंने तय किया कि वह खुद उस मातमी पहाड़ी पर जाएंगे। अगली सुबह कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ बीरबल पहाड़ी की चढ़ाई करने लगे। रास्ता पथरीला और खतरनाक था। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां वाकई कुछ खंडहर थीं, जो शायद किसी पुराने किले या मठ का हिस्सा रही होंगी। बीरबल ने हर गुफा और हर खंडहर की बारीकी से तलाशी ली। जमीन पर घोड़ों के खुरों के कोई ताजा निशान नहीं थे। गुफाओं के अंदर चमगादड़ों और जंगली जानवरों के अलावा कुछ नहीं था।
शाम ढलने लगी थी और सैनिक वापस चलने की जिद कर रहे थे। यहाँ कुछ नहीं है हुजूर, एक सैनिक ने डरते हुए कहा। रात होने से पहले हमें किले पर लौट जाना चाहिए। कहते हैं सूरज ढलने के बाद जिन्न जाग जाता है। बीरबल लौटने ही वाले थे कि उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। एक बड़ी सी चट्टान के पीछे जमीन पर कुछ अजीब से निशान थे। ये निशान न तो किसी इंसान के पैरों के थे, न ही किसी जानवर के। ये धातु के घिसटने के निशान लग रहे थे और पास ही में उन्हें घोड़े के बाल का एक छोटा सा गुच्छा मिला। बीरबल के दिमाग की बत्ती जली। यह कोई जिन्न नहीं था। यह किसी बहुत ही चालाक इंसान या इंसानों के समूह का काम था। लेकिन वो यह कैसे कर रहे थे? अस्तबल से घोड़े कैसे निकालते थे? और उस रहस्यमयी रोशनी का क्या राज था? पहेली अब और भी ज्यादा उलझ गई थी। बीरबल समझ गए थे कि चोर कोई साधारण चोर नहीं है। वह मनोविज्ञान का भी माहिर है, जिसने जिन्न का डर पैदा करके अपना काम आसान कर लिया है। अब बीरबल को अगली पूर्णिमा का इंतजार था, जो सिर्फ 2 दिन दूर थी। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वह जिन्न का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अध्याय 3 पूर्णिमा की रात और बीरबल का जाल। अगले 2 दिन बीरबल ने अपनी योजना बनाने में बिताए। उन्होंने खान जमान को अपने भरोसे में लिया, लेकिन अपनी पूरी योजना का खुलासा नहीं किया। वह जानते थे कि अगर उनकी योजना लीक हो गई तो चोर सावधान हो जाएगा। खान जमान, बीरबल ने कहा, आज रात पूर्णिमा है। आज चोर फिर आएगा। मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ वैसा ही करें जैसा हर बार करते हैं। अस्तबल में सबसे कीमती घोड़ा बादल को बांध दें और पहरेदारों को सामान्य रूप से तैनात करें। खान जमान हैरान थे। लेकिन इससे तो हम एक और घोड़ा खो देंगे। शायद हाँ और शायद नहीं, बीरबल रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए। बस मेरा एक और काम कीजिए। मुझे कुछ पुराने कपड़े, एक रस्सी और एक मजबूत लोहे का हुक दीजिए। रात घिर आई। चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था और उसकी दूधिया रोशनी में मातमी पहाड़ी और भी रहस्यमयी लग रही थी। बीरबल ने भेष बदला और एक कंबल ओढ़कर अस्तबल के पास एक अंधेरे कोने में छिप गए, जहां से अस्तबल और पहाड़ी दोनों पर नजर रखी जा सकती थी। आधी रात बीती। किले में गहरा सन्नाटा था। तभी, जैसा कि अपेक्षित था, मातमी पहाड़ी की चोटी पर वही तेज नीली रोशनी चमकने लगी। रोशनी कुछ देर तक स्थिर रही और फिर गायब हो गई। बीरबल की नजरें अब अस्तबल पर गड़ी थीं। घंटे बीतने लगे। कुछ भी नहीं हुआ। बीरबल को आश्चर्य हुआ। क्या चोर आज नहीं आएगा? क्या उसे उनके आने की भनक लग गई थी? तभी उन्होंने एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनी। यह अस्तबल की छत से आ रही थी। बीरबल ने ध्यान से देखा। अंधेरे में 2 परछाइयां अस्तबल की छत पर रेंग रही थीं। उन्होंने छत की कुछ खपरेलें बहुत ही सावधानी से हटाईं। अब बीरबल की समझ में आया। चोर दरवाजे से नहीं, छत से अंदर आते थे। लेकिन घोड़े को छत से बाहर कैसे निकालते थे? यह अभी भी एक पहेली थी। बीरबल ने देखा कि एक आदमी रस्सी के सहारे अस्तबल के अंदर उतरा। उसने घोड़े बादल को कुछ सुंघाया, जिससे घोड़ा तुरंत शांत और लगभग बेहोश सा हो गया। यह शायद किसी जड़ी बूटी का असर था। फिर उसने घोड़े के पेट के चारों ओर एक चौड़ा, मजबूत पट्टा बांधा, जिसमें कई हुक लगे हुए थे। अब बीरबल की समझ में आया कि पहाड़ी पर दिखे धातु के निशान कहाँ से आए थे। छत पर मौजूद दूसरे आदमी ने ऊपर से एक और रस्सी फेंकी, जिसके सिरे पर एक घिरनी पुली लगी हुई थी। उन्होंने घोड़े को उस पट्टे से बांधा और फिर दोनों मिलकर घोड़े को धीरे धीरे ऊपर खींचने लगे।
यह एक अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी और चालाक योजना थी। घोड़े को छत के रास्ते बाहर निकालकर वे उसे किले की दीवार के उस हिस्से पर ले जाते जो पहाड़ी के सबसे करीब था और वहां से नीचे उतार लेते। जिन्न की कहानी ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी रात में बाहर निकलने या कुछ भी असामान्य देखने की हिम्मत न करे। लेकिन उस नीली रोशनी का क्या? बीरबल समझ गए। वह रोशनी एक संकेत थी जो शायद उनके किसी तीसरे साथी के लिए थी जो पहाड़ी पर मौजूद था, यह बताने के लिए कि रास्ता साफ है। जैसे ही चोर घोड़े को लेकर किले की दीवार की ओर बढ़ने लगे, बीरबल ने अपनी योजना पर अमल करने का फैसला किया। उन्होंने पास ही पड़े कुछ कंकड़ उठाए और उन्हें अस्तबल की दूसरी दिशा में धातु की चादर पर फेंका। खटाक! आवाज सुनकर चोर चौंक गए। कौन है? एक ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्हें लगा कि शायद कोई पहरेदार जाग गया है। वे घबरा गए और घोड़े को वहीं छोड़कर भागने की तैयारी करने लगे। यही वह मौका था जिसका बीरबल को इंतजार था। बीरबल अंधेरे से निकले और जोर से चिल्लाए, पकड़ो चोर, जाग जाओ सब। उनके चिल्लाने की देर थी कि खान जमान के सैनिक, जो बीरबल के इशारे पर पहले से ही तैयार खड़े थे, चारों ओर से आ गए। चोरों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही पलों में वे पकड़ लिए गए। अब असली रहस्य से पर्दा उठना बाकी था। पकड़े गए दोनों आदमी किले के ही दो पूर्व सैनिक थे, जिन्हें अनुशासनहीनता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। तुम लोगों का सरदार कौन है? बीरबल ने कड़क आवाज में पूछा। और वह नीली रोशनी का क्या राज है? पहले तो वे चुप रहे, लेकिन जब खान जमान ने सख्ती दिखाई तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने बताया कि उनका सरदार कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य का एक अमीर सौदागर मुराद बेग है। मुराद बेग घोड़ों का बहुत बड़ा चोर था और उसने ही यह पूरी योजना बनाई थी। वह चोरी किए गए घोड़ों को दूसरे देशों में ऊंचे दामों पर बेचता था। और वह नीली रोशनी, उसका राज तो और भी हैरान करने वाला था। चोरों ने बताया कि पहाड़ी की एक गुफा में उन्होंने एक खास किस्म का पत्थर, गंधक फॉस्फेट, जमा कर रखा था। जब इस पत्थर पर एक विशेष रसायन डाला जाता तो उसमें से तेज नीली रोशनी निकलती थी। उनका तीसरा साथी पहाड़ी पर छिपकर यह काम करता था ताकि नीचे किले में मौजूद चोरों को संकेत मिल सके। पहेली अब पूरी तरह सुलझ चुकी थी। पहाड़ी जिन्न इंसानी लालच और चालाकी का ही एक रूप था। अध्याय 4, न्याय और बुद्धि का सम्मान। अगली सुबह काबुल का दरबार लगा। खान जमान के चेहरे पर अब चिंता की जगह गर्व था। बीरबल ने शहंशाह अकबर के नाम पर न्याय किया। दोनों चोरों और उनके पहाड़ी पर मौजूद साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर मुराद बेग के ठिकाने पर छापा मारा गया और काबुल के शाही अस्तबल से चोरी हुए सभी 6 घोड़े बरामद कर लिए गए। मुराद बेग को भी गिरफ्तार कर आगरा भेजने का हुक्म सुनाया गया। काबुल में बीरबल की जय जयकार होने लगी। जिन लोगों ने उन्हें पहले एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा था, अब वे उनकी बुद्धि और साहस का सम्मान कर रहे थे। जिस मातमी पहाड़ी से लोग डरते थे, अब वह एक साधारण पहाड़ी बन चुकी थी। अंधविश्वास का अंधेरा तर्क और बुद्धि के प्रकाश से छंट चुका था। बीरबल कुछ हफ्तों बाद जब आगरा वापस लौटे तो शहंशाह अकबर ने उनका भव्य स्वागत किया। दीवाने खास में एक विशेष महफिल का आयोजन किया गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ी पहेली इंसानी दिमाग ही बनाता है और सबसे बड़ा हल भी उसी के पास होता है। तुमने न सिर्फ हमारे घोड़े वापस लाए, बल्कि तुमने लोगों के दिलों से डर को भी बाहर निकाला है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मुल्ला दो प्याजा, जिनका मुंह लटका हुआ था, ने फिर भी एक आखिरी कोशिश की।
लेकिन जहांपनाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हम यज्ञ करवाते तो जिन वैसे भी भाग जाता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुल्ला जी, यज्ञ से शायद जिन्न भाग जाता, लेकिन चोर नहीं। और अगर चोर न पकड़े जाते तो वे किसी और जगह, किसी और रूप में अपना काम जारी रखते। समस्या की जड़ को खत्म करना ही असली समाधान है, न कि सिर्फ उसके लक्षणों का इलाज करना। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया। वाह बीरबल वाह! तुमने क्या खूब कहा। समस्या की जड़ को खत्म करना। शहंशाह ने बीरबल को बेशकीमती तोहफों और जागीर से सम्मानित किया। लेकिन बीरबल के लिए सबसे बड़ा इनाम शहंशाह की आंखों में वह विश्वास और प्रशंसा थी। उस शाम जब अकबर और बीरबल अकेले छत पर टहल रहे थे, तो अकबर ने कहा, बीरबल, सच कहूं तो मैं भी एक पल के लिए उस जिन्न की कहानी से विचलित हो गया था। डर एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े सूरमाओं को भी कमजोर कर देती है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, डर स्वाभाविक है। लेकिन जब हम डर को तर्क और ज्ञान से चुनौती देते हैं तो वह कमजोर पड़ जाता है। आपकी पहेली मुश्किल जरूर थी, लेकिन उसका हल भी दुनिया में ही मौजूद था, किसी और दुनिया में नहीं। अकबर ने आसमान में चमकते चांद को देखा और गहरी सांस ली। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सल्तनत सिर्फ तोप और तलवार से नहीं, बल्कि बीरबल जैसे बुद्धिमान लोगों के ज्ञान और तर्क से भी सुरक्षित है। और इस तरह अकबर की एक और जटिल पहेली बीरबल के अचूक हल के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे एक तर्क होता है और सबसे बड़े अंधकार को भी ज्ञान का एक छोटा सा दीपक दूर कर सकता है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत बहुआयामी कहानी जो शब्दों की सीमा को छूने का प्रयास करती है। यह कहानी सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि एक गहरा षड्यंत्र, इंसानी मनोविज्ञान और बीरबल की असाधारण चतुराई का एक नया अध्याय है। बीरबल की चतुराई, नए अध्याय। अध्याय 1, असंभव अपराध। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन में आगरा की राजधानी कला, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र बनी हुई थी। यमुना का पानी किले की दीवारों को चूमता हुआ बहता था, मानो शहंशाह के प्रताप को सलाम कर रहा हो। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास में हर दिन न्याय और शासन के पहिए घूमते थे। सब कुछ इतना व्यवस्थित और शांत था कि किसी अनहोनी की कल्पना भी बेमानी लगती थी। लेकिन एक सुबह इसी शांति में एक भूचाल आ गया। खबर मलिका हिंदुस्तान महारानी जोधाबाई के कक्ष से आई थी। उनका सबसे प्रिय पन्ने और मोतियों से जड़ा नौलखा हार गायब हो गया था। यह कोई साधारण हार नहीं था। इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में शहंशाह ने खुद उन्हें भेंट किया था। इसकी कीमत आंकना मुश्किल था, पर इसकी भावनात्मक कीमत अनमोल थी। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब जांच शुरू हुई। हार महारानी के शयन कक्ष से सटी तिजोरी से गायब हुआ था। तिजोरी लोहे की थी और उसकी चाबी सिर्फ महारानी के पास रहती थी, जो वे हमेशा अपने पास रखती थीं। कक्ष के दरवाजे पर रात भर 2 सबसे भरोसेमंद पहरेदार तैनात थे। उन्होंने कसम खाकर कहा कि कोई भी व्यक्ति कक्ष के अंदर नहीं गया, न ही बाहर आया। कक्ष में एक ही खिड़की थी, जो इतनी ऊंचाई पर और इतनी संकरी थी कि किसी बच्चे का भी उससे अंदर आना नामुमकिन था, और उस पर भी लोहे की मजबूत जाली लगी हुई थी। कमरा बंद, तिजोरी बंद, चाबी महारानी के पास, पहरेदार जागते हुए। फिर हार कहाँ गया? यह एक असंभव अपराध था। किले में सनसनी फैल गई। बात आग की तरह पूरे दरबार में पहुंची। अकबर खुद परेशान थे। यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, यह उनके किले की सुरक्षा पर, उनके इकबाल पर एक तमाचा था।
अगर शहंशाह के महल के सबसे सुरक्षित हिस्से में ऐसी घटना हो सकती है तो आम प्रजा का क्या होगा? अकबर ने तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाई। दीवाने खास में उनके सभी नवरत्न और प्रमुख सलाहकार मौजूद थे। माहौल में तनाव था। यह कैसे हो सकता है? अकबर की आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थी। क्या हमारा किला इतना असुरक्षित हो गया है कि कोई हवा की तरह आता है और सबसे कीमती चीज उड़ा ले जाता है? सेनापति मान सिंह ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हमने हर कोने की तलाशी ली है, हर पहरेदार से पूछताछ की है, कोई सुराग नहीं मिला। यह किसी इंसान का काम लगता ही नहीं। तभी मुल्ला दो प्याजा, जिन्हें बीरबल की शोहरत से हमेशा जलन होती थी, आगे आए। जहां पनाह, उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सेनापति जी ठीक कहते हैं। यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। यह यकीनन किसी जिन्न या मायावी शक्ति का काम है। आपने सुना नहीं, आगरा के पुराने किस्सों में अदृश्य चोर का जिक्र आता है जो दीवारों के आर पार जा सकता है। हमें फौरन दरगाहों में चादरें चढ़ानी चाहिए और पीरफकीरों से दुआ करवानी चाहिए। कई दरबारियों ने मुल्ला की बात में हाँ मिलाई। डर और अंधविश्वास तर्क पर हावी होने लगा था। अकबर का माथा चिंता से सिकुड़ गया। उन्हें ऐसी बातें पसंद नहीं थीं, पर जब कोई तर्कसंगत व्याख्या न हो तो मन भटक ही जाता है। उनकी नजरें बीरबल पर टिकीं, जो अब तक खामोश गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी शांति अकबर को हमेशा एक उम्मीद देती थी। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? अकबर ने पूछा। क्या तुम्हारी अक्ल ने भी जवाब दे दिया है? क्या तुम भी मानते हो कि यह किसी जिन्न का काम है? बीरबल ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में न डर था, न हैरानी, बस एक गहरी जिज्ञासा थी। जहां पनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं जिन्नों की दुनिया के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं इंसानी दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। और इंसानी दुनिया में हर क्यों का एक कैसे होता है। कोई भी चीज हवा में गायब नहीं होती। अगर हार चोरी हुआ है तो चोर भी है, और अगर चोर है तो उसने कोई न कोई निशान जरूर छोड़ा होगा। पर कोई निशान नहीं मिला, बीरबल, मान सिंह ने कहा। निशान हमेशा पैरों के नहीं होते, सेनापति जी, बीरबल ने उत्तर दिया। कभी कभी निशान एक भूले हुए धागे में, एक हल्की सी खरोंच में, या फिर एक असंभव लगने वाली घटना के तर्क में छिपा होता है। मुझे बस थोड़ी मोहलत और जांच की पूरी आजादी चाहिए। अकबर के चेहरे पर भरोसा लौटा। ठीक है बीरबल, यह मामला हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। इस अदृश्य चोर का पर्दाफाश करो। तुम्हारी और सल्तनत दोनों की इज्जत दांव पर है। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार कर ली। उनके लिए यह सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं था। यह तर्क और अंधविश्वास के बीच एक जंग थी, और इस जंग का सिपहसालार बनने के लिए वह तैयार थे। एक नए जटिल अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। अध्याय 2, खामोशी की परतें और एक फूल की पंखुड़ी। बीरबल ने अपनी जांच की शुरुआत महारानी के कक्ष से की। उन्होंने सेनापति मान सिंह से अनुरोध किया कि कक्ष को वैसा ही रहने दिया जाए जैसा वह घटना के बाद था। बीरबल अकेले उस कक्ष में गए। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह घंटों तक उस कक्ष के हर एक इंच का मुआयना करते रहे। उन्होंने दीवारों को ठोक कर देखा, कहीं कोई गुप्त रास्ता तो नहीं। उन्होंने फर्श की दरारों में झांका। उन्होंने उस ऊंची, जालीदार खिड़की का कई बार निरीक्षण किया। सब कुछ सामान्य था। मुल्ला दो प्याजा की जिन्न वाली बात एक पल के लिए सच लगने लगती थी। फिर बीरबल तिजोरी के पास बैठे। वह लोहे की एक भारी, नक्काशीदार संदूकची थी। उसका ताला बेहद जटिल था।
बीरबल ने अपनी उंगलियों से ताले के आसपास की जगह को छुआ। कोई खरोंच नहीं, कोई जोरस बरदस्ती का निशान नहीं। ऐसा लगता था जैसे उसे चाबी से ही खोला गया हो। चाबी, बीरबल ने खुद से कहा। या तो चोर के पास दूसरी चाबी थी या उसने महारानी से चाबी हासिल की। उन्होंने पहरेदारों और दासियों से फिर से पूछताछ की। इस बार उन्होंने अलग तरह के सवाल पूछे। क्या रात में कोई अजीब आवाज आई? किसी जानवर के रोने की या हवा के झोंके की? क्या महारानी रात में किसी बात से परेशान थीं? क्या पिछले कुछ दिनों में कोई नया व्यक्ति महल के इस हिस्से में आया था? जवाब वही थे, नहीं। जांच का पहला दिन बिना किसी सुराग के बीत गया। दरबार में कानाफूसी बढ़ गई थी। बीरबल की काबिलियत पर सवाल उठाए जाने लगे थे। अगले दिन बीरबल ने अपना ध्यान महल के लोगों पर केंद्रित किया। उन्होंने उस सुनार फकीरचंद को बुलवाया जिसने वह हार बनाया था। फकीरचंद एक कुशल कारीगर था, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखती थी। बीरबल ने उससे हार के बारे में, उसकी बनावट के बारे में घंटों बातें की। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या उसने इस हार की कोई प्रतिकृति, डुप्लीकेट बनाई थी। फकीरचंद ने कांपते हुए इनकार किया। फिर बीरबल ने दरबार के कुछ असंतुष्ट अमीरों पर नजर रखी जो शहंशाह की कृपा से वंचित थे। हो सकता है यह शहंशाह को नीचा दिखाने की कोई साजिश हो, लेकिन कोई भी कड़ी जुड़ नहीं रही थी। जांच का तीसरा दिन था। बीरबल लगभग हार मानने वाले थे कि उनकी नजर एक बहुत ही छोटी सी, लगभग अनदेखी चीज पर पड़ी। महारानी के कक्ष में खिड़की की जाली के ठीक नीचे फर्श की दरार में कुछ फंसा हुआ था। वह एक फूल की सूखी हुई पंखुड़ी थी। गहरे बैंगनी रंग की एक अजीब सी बनावट वाली पंखुड़ी। बीरबल ने उसे बहुत सावधानी से उठाया। यह गुलाब, चमेली या गेंदे की पंखुड़ी नहीं थी। यह कोई विदेशी फूल था जो आगरा के बागों में नहीं उगता था। यह एक छोटा सा सुराग था, एक बहुत ही छोटा सा। लेकिन एक अंधेरे कमरे में यह एक जुगनू की तरह था। यह पंखुड़ी यहां कैसे आई? वह भी उस खिड़की के पास जहां से किसी का आना जाना नामुमकिन था। बीरबल उस पंखुड़ी को लेकर सीधे महल के शाही हकीम और वनस्पति शास्त्री हकीम अलवी के पास गए। हकीम अलवी ने पंखुड़ी को गौर से देखा, उसे सूंघा और अपनी किताबों के पन्ने पलटने लगे। काफी देर बाद उन्होंने कहा, यह गुलेशब है, रात का फूल। यह फारस पर्शिया के पहाड़ी इलाकों में खिलता है। यह यहाँ आगरा में मिलना लगभग नामुमकिन है। फारस, बीरबल के कान खड़े हो गए। जी, हकीम ने कहा, और इसकी एक और खासियत है। यह रात में ही खिलता है और सुबह होते होते इसकी पंखुड़ियां झड़ जाती हैं। बीरबल के दिमाग में बिजली कौंधी। फारस। इन दिनों फारस का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल आगरा में था, जिसका नेतृत्व एक बेहद चालाक और वाकपटु राजदूत बहराम खान कर रहा था। वह शहंशाह से व्यापार में कुछ विशेष रियायतों की मांग कर रहा था, जिन्हें शहंशाह ने स्वीकार नहीं किया था। क्या यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है? लेकिन एक फारसी राजदूत महारानी के बंद कमरे से हार कैसे चुरा सकता है? और इस पंखुड़ी का चोरी से क्या लेना देना? पहेली सुलझने के बजाय और भी उलझ गई थी। लेकिन अब बीरबल को एक धागा मिल गया था। एक बैंगनी रंग का, फारस से आया हुआ धागा। और उन्होंने उसे पकड़कर पूरे जाल को उधेड़ने का फैसला कर लिया था। तभी एक और बुरी खबर आई। शहंशाह अकबर के निजी पुस्तकालय से, जहां उनकी सबसे प्रिय और पवित्र कुरान की एक हस्तलिखित प्रति रखी थी, वह भी गायब हो गई थी। चोरी उसी अदृश्य तरीके से हुई थी। कमरा बंद, पहरेदार तैनात, पर किताब गायब।
किले में अब डर का माहौल था। चोर अब सिर्फ कीमती चीजें नहीं बल्कि आस्था से जुड़ी चीजें भी चुरा रहा था। उसका मकसद सिर्फ चोरी नहीं बल्कि शहंशाह के शासन की नींव को हिलाना था। बीरबल समझ गए कि उन्हें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि यह अदृश्य चोर सल्तनत के विश्वास को ही चुरा ले। अध्याय 3 भेष बदलकर सच की तलाश में। दो असंभव चोरियों ने बीरबल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह गलत दिशा में देख रहे हैं। चोर कोई इंसान नहीं, यह मानने को उनका तर्कवादी मन तैयार नहीं था। लेकिन चोर जिस तरीके से काम कर रहा था वह इंसानी क्षमताओं से परे लग रहा था। अगर कोई चीज असंभव लगे तो अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, बीरबल ने खुद से कहा। शायद मैं जो सोच रहा हूं चोर उससे कहीं ज्यादा छोटा या कहीं ज्यादा अप्रत्याशित है। गुलेशब की पंखुड़ी ही उनका एकमात्र सुराग थी। उन्होंने फारसी प्रतिनिधिमंडल पर नजर रखने के लिए अपने जासूसों को लगा दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने खुद भी मामले की तह तक जाने का फैसला किया। इसके लिए उन्हें महल के बाहर आम लोगों के बीच जाना था। बीरबल ने एक बूढ़े कहानी सुनाने वाले किस्सागो का भेष बदला। चेहरे पर झुर्रियां बनाई, बालों को सफेद रंग से रंगा, फटे पुराने कपड़े पहने और हाथ में एक रबाब, एक तरह का वाद्य यंत्र लेकर आगरा की सड़कों पर निकल पड़े। वह बाजारों, सरायों और चौपालों पर रुकते और लोगों को किस्से सुनाते। किस्से सुनाते सुनाते वह बड़ी चालाकी से अदृश्य चोर की चर्चा छेड़ देते। लोग तरह तरह की बातें करते। कोई इसे जिन्नों का प्रताप बताता तो कोई किसी तांत्रिक का किया कराया। अपने इसी सफर के दौरान बीरबल की नजर शहर के एक हिस्से पर पड़ी जहां करतब दिखाने वाले मदारी और बाजीगर रहते थे। वहां उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक छोटी सी 10-12 साल की बच्ची जिसका नाम लैला था, रस्सी पर ऐसे चल रही थी जैसे जमीन पर चल रही हो। उसका शरीर रबर की तरह लचीला था। वह दीवारों पर एक छिपकली की तरह चढ़ जाती और पलक झपकते ही छतों पर पहुंच जाती। बीरबल उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वह कितनी आसानी से ऊंचाइयों पर पहुंच जाती थी जहां एक आम इंसान पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। बीरबल ने उस बच्ची के बारे में पता लगाया। वह एक गरीब बाजीगर परिवार से थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से फारसी प्रतिनिधिमंडल के मनोरंजन के लिए काम कर रही थी। बहराम खान को उसके करतब बहुत पसंद थे। बीरबल के दिमाग में अब पहेली की कड़ियां जुड़ने लगी थीं। खिड़की महारानी के कक्ष की खिड़की एक वयस्क के लिए संकरी थी, लेकिन लैला जैसी लचीली और छोटी बच्ची के लिए शायद नहीं। ऊंचाई लैला के लिए वह ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती थी। गुलेशब हो सकता है बहराम खान ने बच्ची को इनाम में वह फूल दिया हो और करतब दिखाते समय उसकी एक पंखुड़ी खिड़की से अंदर गिर गई हो। चोरी का तरीका, बच्ची रात में किसी तरह दीवारों पर चढ़कर जाली को शायद किसी पतले औजार से खोलकर अंदर घुसती होगी। वह इतनी हल्की और फुर्तीली थी कि पहरेदारों को आहट भी नहीं होती होगी। अंदर जाकर वह तिजोरी या बक्से को नहीं खोलती होगी। वह बस चाबी चुराती होगी जो महारानी या शहंशाह के तकिए के नीचे या पास में ही रखी होती थी। चाबी से तिजोरी खोलकर सामान निकालना और फिर चाबी वापस रखकर उसी रास्ते से बाहर निकल जाना। सब कुछ इतनी सफाई से होता था कि लगता था जैसे कोई आया ही नहीं। यह एक दुस्साहसी और लगभग योजना थी। बहराम खान ने एक मासूम बच्ची की प्रतिभा का इस्तेमाल एक भयानक साजिश के लिए किया था। उसका मकसद चोरी करना नहीं बल्कि मुगल सल्तनत में यह अफवाह फैलाना था कि यहाँ का शासन इतना कमजोर और लाचार है कि जिन्नभूत महल में आकर चोरी कर जाते हैं। इससे दूसरे राज्यों में अकबर की छवि खराब होती और फारस को व्यापारिक और राजनीतिक सौदेबाजी में फायदा मिलता। अब बीरबल के पास एक सिद्धांत था।
लेकिन सिद्धांत को साबित करने के लिए सबूत चाहिए थे। वह सीधे जाकर एक बच्ची पर या एक विदेशी राजदूत पर आरोप नहीं लगा सकते थे। इससे एक बड़ा डिप्लोमेटिक संकट खड़ा हो सकता था। उन्हें चोर को रंगे हाथों पकड़ना था और इसके लिए बीर